बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि क्या इमरान खान साहब तक बहुत ही वाज़े पैगाम पहुंचा दिया गया है कि अब आपकी इनिंग ख़त्म, यूथियों की बकरी बैठ गई है। मैंने कहीं से बहुत ही अथेंटिक सोर्सेस से, सियासी सोर्सेस से पता किया तो मुझे यही जवाब मिला। मैंने बहुत ही बबांग-ए-दौल तरीके से पूछा कि मामलात गड़बड़ हैं या मामलात सीधे हैं हो रहे हैं, तो मुझे बिल्कुल जनाब बताया गया कि मामलात बिल्कुल सीधे हो रहे हैं और किसी किस्म का कोई ख़दशा, कोई ख़तरा नहीं है। फिर चूँकि मैं इस वजह से मैंने कहा हुकूमत की अजीब व गरीब किस्म की खामोशी है ना, इस पे ज़रा मैंने बहुत ही एक्सक्लूसिव चीज़ें आज आपके साथ ज़रा शेयर करनी है। और ख़ान साहब तक कौन सी ऐसी ख़बरें पहुँची हैं कि जिन्होंने ख़ान साहब पे बिजली गिरा दी है, यूथियों की, कौम यूथ की बकरी बिठा दी है। अभी ख़ान साहब ने लॉन्ग मार्च से लाला मूसा जब वो पहुँचा तो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब भी किया। वो रोज़ ही वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब करते हैं, 2 घंटे लॉन्ग मार्च चलता है, फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। और जनाब वो उनको शाह महमूद कुरैशी और परवेज़ खटक साहब और असद उमर साहब चला रहे हैं। और जनाब वो लॉन्ग मार्च जब 1-2 घंटे के बाद चलता है तो फिर उसके बाद ख़ान साहब एक एंटरटेनमेंट के तौर पे ख़िताब फरमाते हैं, फिर लॉन्ग मार्च उधर ही ख़त्म। फिर दूसरे दिन फिर उसके बाद तो अब पता नहीं कब वो आता है पिंडी, और पिंडी से फिर इस्लामाबाद, और क्या सूरत हाल होती है। लेकिन ख़ान साहब तक कुछ चीज़ें पहुंचा दी गई हैं, कुछ पता चला है और वो मैंने आपके साथ शेयर करनी है। जनाब क्या सूरत हाल क्या है, हुकूमत की खामोशी की क्या वजह है, क्या ये वाकई ऐसा ही है कि यूथियों की बकरी बैठ गई है, ख़ान साहब पर उन ख़बरों से बिजली गिर गई है, ख़ान साहब का जो ख़िताब है उससे चीखें वादे नज़र आ रही हैं, उसकी क्या वजह है कि ख़ान साहब बहुत ही गुस्से में हैं, आज भी उन्होंने इन सारी चीज़ों का ना बहुत ही कम्प्रिहेंसिव किस्म का अहाता करना है और जनाब आपको सब कुछ बताना है। लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बताया कि अल्लाह ताला के फजल व करम और आपके तावन से ज़ीएन न्यूज़ का फ्लड रिलीफ ऑपरेशन जारी है, उसको मंतकी अंजाम तक पहुँचाना है जनाब। चंद बस्तियाँ जो रह गई हैं उन तक हमने सब कुछ पहुँचाना है, बाकी आपके तावन से सारा कुछ होता रहा, आपके साथ शेयर भी करते रहे, इसका भी शेयर करेंगे ज़रूर। हर एक चीज़, एक एक लम्हा, एक एक वीडियो शेयर करेंगे। तो ये नंबर डिस्प्ले हो रहा है, इस पे आप मालूम कीजिए आप इस कार खैर में किस तरह से हिस्सा ले सकते हैं। आइए जनाब मैं जल्दी ख़त्म करता हूँ। कुछ लोग मैसेज करते हैं जनाब इसको अलग से रखें, तो मुझे हैरानी भी होती है। मैं कहता हूँ अल्लाह ताला आपको बहुत दे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुखी इंसानियत की आवाज़ सुनना भी पसंद ना करें। लेकिन बहरहाल तो अब ख़ान साहब ने ख़िताब किया है। ये अभी कुछ सोर्सेज बता रहे थे कि ये जो कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस हुई है, और इसमें आप इसको कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस कहें या जर्नैलों की कॉन्फ्रेंस कहें, ओवरऑल GHQ की एक ग्रैंड कॉन्फ्रेंस कहें, क्योंकि इसमें कोर कमांडर्स के अलावा भी बहुत सारे लोग शामिल थे। अच्छा कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि इसमें मेजर जनरल्स भी थे शामिल, लेकिन बहरहाल जो भी थी एक हंगामी कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा उसमें ना गालिबन मैं देख रहा था कहीं नजम सेठी साहब ने या किसी ने फरमाया कि जी कुछ लोग, खैर ये कंफर्म बात है, मैंने आपको एडवांस बता दिया था जो मेरे व्यूअर्स हैं जो कंटिन्यूसली सुन रहे हैं। मैंने कहा कुछ लोग हो सकता है खड़े होकर ये भी कह दें कि जी मार्शल लॉ लगा दें। वो कहते हैं उसी तरह से हुआ। कुछ लोगों ने कहा कि जी हालात बहुत ख़राब हैं, सियासी पार्टियाँ कंट्रोल कर नहीं सकती और जनाब आप मार्शल लॉ लगा दें। और ये वही थे जो लोग कहते हैं कि जो वहाँ पे यूथिया अपना नज़रिया के हामी लोग थे, उन्होंने कहा। और तकरीबन कोई आगे से 90% लोगों ने इसको रिजेक्ट कर दिया है। मतलब लोगों से मुराद 90% जनरलों ने, 90% जो वहाँ पे बावर्दी जो जनरल्स थे, जो मतलब वहाँ पे आगे बैठे थे, उन्होंने 90% ने रिजेक्ट कर दिया। तो 10% जो थे, मैं समझता हूँ कि वो 10% कि जो मार्शल लॉ का मुतालबा कर रहे थे या मार्शल लॉ के मुतालबे को एंडोर्स कर रहे थे, जमहूरी मुल्क में किसी भी सिविलाइज्ड कंट्री में अगर ये ख़बर लीक आउट हो जाए तो ऐसे लोगों को तो कोर्ट मार्शल होना चाहिए। मैं तो बिल्कुल ढकी छुपी बात नहीं करता, मैं तो बिल्कुल ही खुली डुली बात करता हूँ और मैं तो बिल्कुल बबांग-ए-दौल कहता हूँ कि वो लोग जो हमारे टैक्स के पैसों पे पल रहे हैं, वो अयाशियाँ कर रहे हैं, अगर वो मार्शल लॉ का मुतालबा करते हैं या उनमें से कुछ लोग मार्शल लॉ को एंडोर्स करते हैं,
मार्शल लॉ के उस मुतालबे को, तो ऐसे लोगों को तो बिल्कुल जनाब उनका तो कोर्ट मार्शल करना चाहिए GHQ को, उनका तो जनाब जो इस्टेब्लिशमेंट है उसको तो कोर्ट मार्शल करना चाहिए। ऐसे लोगों को तो कोर्ट मार्शल करके उल्टा लटकाना चाहिए, क्योंकि जो लोग इस तरीके से एक सिविलाइज्ड और डेमोक्रेटिक कंट्री में इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं। खैर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह कि उस मुतालबे को एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी, रिपोर्टेडली एक ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी ने रिजेक्ट कर दिया है और कह दिया है कि नहीं है, ऐसा नहीं है। और वो बात कि वही है कि आप जब एक न्यूट्रल होने की वो कर चुके हैं तो फिर उसके बाद अच्छा उसके बाद ये आया कि जनाब यहाँ पे भाई मेरे लिए ना 2-4 बातें बड़ी अहम हैं कि इमरान खान अभी तो वीडियो लिंक के ज़रिए ख़िताब कर रहे हैं, वो कह रहे हैं फ़लाँ तारीख़ को 22 को या 23 को या जिस तरीके से भी उन्होंने पिंडी पहुँचना है, और जो पिंडी जब आएंगे तो उससे ऑनवर्ड क्या होगा, ये $1 मिलियन क्वेश्चन है। और कह रहे हैं लोग कि यही क्वेश्चन वहाँ पर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस या जर्नलों की कॉन्फ्रेंस में भी आया कि वहाँ पे क्या होगा, क्योंकि बात यह है कि अगर हुकूमत आर्टिकल 245 के तहत फ़ौज को तलब कर लेती है तो फिर डेफिनेटली अमन व अमान को बरकरार रखना ये फ़ौज का कलीदी एक किरदार है और एक उनका फ़र्ज़ भी है। और अगर लोग नहीं रुकते, उनको रोकना तो है, टीयर गैस से हो गया या रबर बुलेट से हो गया, अगर इससे भी मामला आगे जाता है तो फिर क्या है, तो फौज तो वही करेगी जिसको जो सिविलियन गवर्नमेंट उनको ऑर्डर देगी, और वो ऑर्डर की पाबंद है लीगली, कॉन्स्टिट्यूशनली, हर लिहाज से। वो कोई दुनिया की कोई फ़ौज ऐसा नहीं कह सकती कि जनाब हम तो ये नहीं कर सकते और वो नहीं कर सकते, जो कि पहले कुछ प्रेस रिलीज़ के ज़रिए हमने देखा माजी में। अनफॉर्चुनेटली ISPR ने वो किया भी सही, 2014 के धरने में भी देखा, यहाँ तक भी आई प्रेस रिलीज़ के यूज़ ऑफ फर्दर यूज़ ऑफ फोर्स विल एग्रावेट द सिचुएशन, यानी कि अगर आप ज़्यादा फोर्स इस्तेमाल करेंगे तो इससे हालात बिगड़ेंगे। भाई क्यों बिगड़ेंगे? उस वक़्त भी हमने देखा कि बहुत सारे लोग, बहुत सारे अनासर, बल्कि बहुत सारे इदारे शरीके जुर्म थे मुबैना तौर पे, और आज हम उस शरीके जुर्म और आज हम उन्हीं करतूतों का खमियाजा भुगत रहे हैं। तो ये अगर क्या वो आते हैं और क्वार्डन ऑफ करते हैं तो फिर उसके बाद कहा गया कि अगर फिर भी कंट्रोल नहीं होता तो फिर भी हमें हुकूमत का साथ देना चाहिए। अगर ऐसा ही है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छी बात है, और ये लग भी रहा है क्योंकि खान साहब की जो चीखें निकल रही हैं, खान साहब बार बार, आज खान साहब ने खिताब किया एक, और दूसरा मैं आपको बहुत अहम बातें बताने लगा हूँ। मेरी अभी भी लंदन में एक बहुत ही अहम सोर्स से बात भी हो रही थी, तो खैर मैं आपको ये भी बताऊंगा। खान साहब कह रहे हैं जनाब के जो चोर हैं वो आर्मी चीफ़ को, अगले आर्मी चीफ़ का फ़ैसला कर रहे हैं। वो लंदन में बैठा हुआ जो मफरूर है, जो खान साहब की चीखें वो समझ आ रही हैं कि इसका मतलब है कि फ़ैसला हो गया। इसका मतलब है कि फ़ैसला वो नहीं हुआ जो खान साहब चाहते थे। इसका मतलब है कि खान साहब को कोई कहीं से बू मिल गई है कि जी वो फ़ैसला वो नहीं हुआ जो आप चाहते हैं। कुछ यूथ ये कह रहे थे कि खान साहब को गारंटी दी गई थी कि वो आप जो जिनको नहीं चाहेंगे वो नहीं होगा वगैरह वगैरह, लेकिन अब खान साहब की चीखें बता रही हैं कि फ़ैसला वो हो गया है कि जो खान साहब नहीं चाहते थे, और बहुत सारे सोर्सेज भी यही बता रहे हैं। खैर खान साहब तो पहले उनको गालियां देते रहे और फिर उसके बाद उनकी एक्सटेंशन के लिए भी कैंपेन चला दी। तो खान साहब का तो कोई दीन ईमान तो है नहीं ना कोई उनका, वो हर एक बात पे यू टर्न लेते हैं और उस यू टर्न को वो अपने आप को अजीम लीडर कह देते हैं। तो खान साहब बहुत ही, चूँकि उनका एक तरीक़ाकार है, उनका सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग है, उनको बयानियाँ बनाना आता है, उनको झूठ बोलना आता है, उनको मकर और फ़रेब करना आता है, उनको फसाद करना भी आता है, उनको इंतशार करना भी बहुत अच्छे से आता है, उनको मुनाफ़कत करना भी बहुत अच्छे से आता है। मुल्क में किस तरीके से फसाद फैलाना है ये खान साहब को बहुत अच्छे से आता है, वो इसके एक्सपर्ट हैं, और वो फौरी तौर पे जनाब नया बयानिया बना के तो इस तरह से वो कर सकते हैं। इसी वजह से वो सूरत हाल यही है। जिस तरह से उनको एक इंटरनेशनल मीडिया के एक एंकर ने भी कहा कि आप अपनी पॉपुलैरिटी को हथियार के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं, और कुछ लोगों के साथ उसका कंपैरिजन किया, वो आपको पता है वो फिर इसी वजह से चल रहा है कि वो बेइज्जती भी कर दी उसने बड़ी खान साहब की। तो बहरहाल खान साहब इन मामलात में तो बहुत ही अहम किरदार अदा करते हैं, और वो उनको हर किसी को पता है कि वो क्या कर सकते हैं। अच्छा, इसको छोड़ दीजिए। खान साहब ने कहा कि जनाब
वो करप्शन और ये करप्शन और वो जनाब उन्होंने ये किया और उन्होंने ये किया। खान साहब ने उसमें किसी किस्म के, अगर खान साहब का करप्शन के ख़िलाफ़ कोई बयानिया होता तो खान साहब ने ये नहीं कहा कि जनाब देखें, अच्छा खान साहब बार बार कुछ बातें ना कुछ ऐसा सिखा रहे हैं। अब मरियम नवाज़ को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बरी कर दिया, वो अभी तक उनके पीछे पड़े हुए हैं, हालांकि बाइज्जत बरी कर दिया। तो फिर जब वो आखिरी अदालत का फैसला होता है ना, अब कल को अगर उठ के सुप्रीम कोर्ट उनको ये सज़ा दे दे तो हम कहेंगे कि जी बिल्कुल वो कन्विक्ट हैं। अब उनको हाई कोर्ट ने बरी कर दिया बाइज्जत, तो वो बाइज्जत बरी हो गई, तो वो मासूम हैं। इसी तरीके से अगर खान साहब आज कहते हैं जी मैं सादिक और अमीन हूँ, हालांकि बाब रहमते के फैसले में लिखा हुआ है, आप फैसला उठा के पढ़ लीजिए कि तकरीबन जो था वो खान साहब ने जो है ना उसको मनी ट्रेल दे दी थी, कुछ मनी ट्रेल उन्होंने नहीं दी थी, वही तो कुछ थी जो गड़बड़ थी, लेकिन फिर भी उनको सादिक और अमीन करार दे दिया गया है। तो आज खान साहब उछलते हैं कि जनाब देखो मैं तो सुप्रीम कोर्ट का सादिक और अमीन हूँ, बात यही होती है ना। तो इसी तरीके से अगर किसी को हाई कोर्ट ने बरी कर दिया है, इसहाक डार साहब ने मुशर्रफ साहब के ज़माने में वो एक मजिस्ट्रेट की अदालत में, और आपको पता है वहाँ पे एक डिक्टेटर का ज़माना था, तो एक आमिर या डिक्टेटर किस तरीके के जुल्म करता है, वो उनके ज़माने में मजिस्ट्रेट की अदालत में उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। खान साहब आज भी पकड़ के उसी स्टेटमेंट को खड़े हैं, और हालांकि उनको आगे वो ये नहीं बताते कि लाहौर हाई कोर्ट ने उनके हक में फैसला दिया था। खान साहब बहुत ही चालाकी से और बहुत ही मुनाफिकाना अंदाज में उस चीज़ को लोगों को बताते हैं जो उनको फ़ायदा देती है, और उस चीज़ को खिसक जाते हैं जो उनके नुकसान में जाती है। खान साहब इनके लिए करप्शन के अल्फाज बताएंगे, लेकिन कभी भी आपको गोगी का, पिंकी का जिक्र नहीं करेंगे, कभी भी आपको इब्राहिम मानेका का जिक्र नहीं करेंगे, कभी भी आपको खावर मानेका का जिक्र नहीं करेंगे, कभी भी रिंग रोड में जुल्फी बुखारी का, शेख रशीद का, इनका जिक्र नहीं करेंगे, कभी भी अद्वियात के स्कैंडल का जिक्र नहीं करेंगे। खान साहब ये जिक्र नहीं करेंगे कि मैं तो उछल कूद की थी कि मैं ये जो गंदम का आटे का स्कैंडल है इसको भी मंतकी अंजाम तक पहुँचाऊँगा, जो चीनी का स्कैंडल है इसको भी मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा। वो किसी को नहीं पहुंचाया तो खान साहब क्या कहते हैं उसके बारे में वो जिक्र नहीं करते। खान साहब ये नहीं कहते कि मेरे दौर में दवाइयां मंगवानी थी तो अगलों ने कॉस्मेटिक्स भी मंगवा लिए इंडिया से, खान साहब कभी भी नहीं बताएंगे। खान साहब ये नहीं बताएंगे कि कोरोना में हमने कितना घपला मारा, वो कभी भी नहीं बताएंगे, सवाल ही पैदा नहीं होता, वो कभी नहीं बताएंगे। तो बहुत सारे उनके अपने दौर में जो घपले और जो करप्शन, खान साहब ये नहीं बताएंगे कि मैंने पूरे तोशा खाना का सफाया किस तरह से, झाड़ू मैंने किस तरह से फेरा, कभी भी नहीं बताएंगे। खान साहब ये नहीं बताएंगे कि किस तरीके से मोहम्मद बिन सलमान की दी हुई घड़ी मैंने करोड़ों की बेची, वो कभी भी नहीं बताएंगे। वो करप्शन करेंगे और साथ इन्हीं पे डालते रहेंगे जो उनको फायदा देगी। अब खान साहब ने दूसरी बात ये की है कि देखो जी, बात ये है कि मुझे तो अपना आर्मी चीफ चाहिए नहीं, मुझे तो अपना कोई आईजी नहीं चाहिए, मुझे तो कोई अपना चीफ जस्टिस नहीं चाहिए। ये देखो जी इन्होंने किस तरीके से आर्मी चीफ को, फलां को रिश्वत की ऑफ़र की थी, फलां को ये किया था, तो आपने अपने कोच के साथ मिलके क्या किया, आप ये भी बता दीजिए। इन्होंने देखें जनाब सजाद अली शाह के साथ क्या किया। वो खान साहब आगे ये नहीं बताते कि मैंने जस्टिस काजी फैज़ ईसा के साथ क्या किया। बात ये है, हालांकि वो हुकूमत से उतरने के बाद वो कहते हैं कि जस्टिस काजी फैज़ ईसा के खिलाफ रेफरेंस भेजना मेरी गलती थी, लेकिन वो आज भी उसी तरीके से पतली गली से निकल जाते हैं। तो खान साहब जो खुद जो उधम मचाते रहे, उन्होंने बिल्कुल ही उस चीज़ का जिक्र नहीं करना, लेकिन आज उन्होंने कहा है कि शहबाज शरीफ गए हैं वहाँ पर। मैं इसी वजह से मैंने कहा ना, लंदन में मेरी बात भी हुई कि शहबाज शरीफ लंदन चले गए डेली मेल के ख़िलाफ़, और वहाँ उन्होंने समझ लिया कि ये उसी तरह की अदालतें हैं, और वहाँ तो वो फंस गए, और जनाब वो ये हुआ और वो हुआ क्या। डेली मेल ने शहबाज शरीफ के ख़िलाफ़ एक मुकदमा, एक आर्टिकल लिखा था, और वो आर्टिकल छापा था किसने, डेविड रोज़ नामी सहाफ़ी ने, और कहा था कि शहबाज शरीफ सैलाब ज़दगान के पैसे खा गया है, और 2010 में जो सैलाब ज़दगान के पैसे थे वो खा गया, और जनाब इतने करोड़ थे और वो खा गया। और जनाब वो डेली मेल के ख़िलाफ़, अब हम सब ने कहा कि अगर शहबाज शरीफ सच्चा है तो वो डेली मेल के ख़िलाफ़ मुकदमा कर दे बरतानिया में, और शहबाज शरीफ ने डेली मेल के ख़िलाफ़ मुकदमा कर दिया, हत्ता कि इज़्ज़त का। अब वहाँ पर केस यहाँ पर भी चल रहा था, चूँकि पाकिस्तान में FIA, जिसका खान साहब आज तक भी जिक्र करते हैं, तो वो सारा कुछ डेली मेल मुकदमा हारने के करीब था। डेली मेल ने और शहबाज शरीफ ने मिल के उस पर स्टे लिया कि हम दोनों चाहते हैं कि फ़िलहाल इस पर स्टे लिया जाए। अच्छा क्यों?
इसलिए कि यहाँ पे पाकिस्तान में FIA वो उस मुकदमे का वो कर रही थी, ठीक है ना, कि फ़ैसला आ जाए कि क्या होता है। इस वजह से शहबाज शरीफ ने वहाँ पे अपना दिफा भी जमा नहीं करवाया और डेली मेल के साथ मिल के स्टे लिया। अब क्या हुआ, अब बात ये है, अब ये हुआ कि जी अब यहाँ पर जो FIA ने जो केस वो सारा कुछ किया वो शहबाज शरीफ के हक़ में आ गया उसका फ़ैसला। जब वो बरी हो गया, बाइज़्ज़त बरी हो गया, अब शहबाज शरीफ ने कहा है कि मैं स्टे ख़त्म करवाना चाहता हूँ। अब जब स्टे ख़त्म कराया तो डेली मेल पहुँच गया और उन्होंने कहा कि जी इन्होंने यूनिलैटरली यानी खुद तनहा क्यों ये स्टे ख़त्म कराने की दरख्वास्त दी है, ठीक है ना। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि आप अदालत ने कहा कि अगर आप दोनों ने स्टे लिया था तो दोनों को ख़त्म करना चाहिए था, यूनिलैटरली आपने क्यों ऐसा किया। तो फिर जब यूनिलैटरली ये हुआ तो उस पर जुर्माना आपको अदा करना पड़ेगा, पता नहीं कितना। अब वो यूथिए जो है ना लगा रहे हैं छलांगे कि शहबाज शरीफ केस हार गई है या शहबाज शरीफ को जुर्माना हुआ है या शहबाज शरीफ ने इल्तवा का कहा है तो उनको जुर्माना हो गया है। मुझे बहुत ही पक्के सोर्स ने बताया, ये अभी चंद रोज़ की बात है, इस्लामाबाद की अदालत ने इमरान खान को 2 मरतबा जुर्माना किया है। और वो क्यों किया है, ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ उनका केस, ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ उनका केस था, केस भी ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ उन्होंने खुद किया, बार बार वो इल्तवा भी खुद मांग रहे थे। एक दफ़ा अदालत ने जुर्माना किया, फिर दूसरी दफ़ा भी जुर्माना कर दिया 5-5 हज़ार रुपये। ये वही उसी किस्म का जुर्माना है, ये रूटीन की कार्रवाई है। अब मैंने जब बात की, मैंने बहुत ही अथेंटिक सोर्स से बात की और उन्होंने कहा है कि जी आप सिर्फ 2 हफ्ते रुकिए, फिर उसके बाद आप तमाशा देखना, यूथियों को कहीं छुपने की जगह नहीं मिलेगी। डेली मेल के वकला ने उस रिपोर्ट पर इस मुकदमे में ऊपर लिखा हुआ है कि इन फैक्ट्स को, इन हकायक को या ये जो आर्गूमेंट्स हैं या ये जो दलाइल हैं या ये जो सबूत हैं, इसकी बुनियाद पे हम मुकदमा नहीं लड़ सकते क्योंकि ये इतने कमज़ोर हैं डेली मेल के। और डेली मेल के वकला ने कहा हुआ, ये मुर्तज़ा अली शाह साहब भी कह रहे थे शाहजेब खानज़ादा प्रोग्राम में, और मुझे बताया गया है कि आप 2 हफ्ते सब्र करें। डेली मेल का इतना कमजोर केस है कि डेली मेल शहबाज शरीफ के पैरों पर गिरेगा और माफी मांगेगा और आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट वो जो है ना कहेगा कि हमारे साथ करें। अभी लग पता जाएगा, जो यूथिए कल से उछल रहे हैं कि शहबाज शरीफ को केस हार गया है, उसमें लगेगा पता कि वो हार गया है या डेली मेल हार गया है। डेली मेल पहले भी कुछ पाकिस्तानियों के खिलाफ, कुछ दूसरों के खिलाफ भी अपने केसेस हार चुका है। जी हाँ, उनकी स्टोरी बाउंस हो चुकी है। अब इस तरीके से उन्होंने, अब मैं समझता हूं कि डेली मेल के साथ शहबाज शरीफ को आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, चाहे वो पैरों पे भी गिरे शहबाज शरीफ के, उनको कोर्ट के अंदर मुकदमा लड़ना चाहिए। अब आ गया फैसला यहां पर पाकिस्तान में FIA का। अब जो अपना दिफा वो जमा करवाएंगे, अपना डिफेंस जब जमा करवाएंगे, वो इस फैसले का भी हवाला देंगे, FIA वाले फैसले का भी हवाला देंगे कि पाकिस्तान में हम ये केस जीत गए हैं और ये सूरत हाल ये है, उसका उन्होंने शामिल करना था इस FIA वाले केस को भी, ये जो मनी लॉन्ड्रिंग चल रहा था। पहले भी शहबाज शरीफ, सलमान शहबाज और उनके बाकी कुछ दोस्तों के खिलाफ जो इन्होंने NCA को कहा था, नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी बरतानिया की, और उन्होंने वहां पे उनके अकाउंट्स को फ्रीज करवाया था, फिर उसके बाद उन्होंने उनको क्लीन चिट दी थी, तो अदालत ने उनके हक में फैसला दिया हुआ है, NCA ने उनके हक में फैसला दिया हुआ है। शहजाद अकबर को मुंह की गंदी खानी पड़ी है कि जनाब कि जब ये हुआ कि शहबाज शरीफ ने या उनके बेटे या उनके किसी दोस्तों या कोई मुबैना फ्रंटमैन ने किसी किस्म की कोई ना करप्शन की है ना कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो खान साहब को ये मलका हासिल है कि खान साहब अपनी बात छुपा के दूसरे की बात सामने रख देते हैं। और आगे चूंकि यूथिए हैं, उनका अपर चैम्बर वैसे ही फारिग है, यूथिया हो या यूथनी हो, उसका ताल्लुक अक्ल से है कोई नहीं, ना उसने कोई अक्ल से सोचना है, सोचे तो वो ना जिसकी अक्ल हो ना। यूथिये का ईमान बाला बिल्कुल फारिग है, यूथियों का ईमान बाला, यूथी हो या यूथनिया हो, उनका ईमान बाला बिल्कुल फारिग है अक्ल से। उनको जिस तरीके से खान साहब ने कहना है, वो शख्सियत परस्त है सारे के सारे, और वो शख्सियत परस्त उसी तरीके से शख्सियत परस्ती करते हुए, अमन्ना व सदकना करते हुए कोई बंदा सवाल नहीं उठाता और उसी तरीके से वो मान लेता है और मान के जनाब जी बिस्मिल्लाह आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, और खान साहब की बात मान के वो सर तस्लीम खम कर लेते हैं। कोई बंदा क्वेश्चन नहीं करता खान साहब आपने अपने ज़माने में क्या कहा।
आप अब हमें आज़ादी दिलवाने के नारे लगा रहे हैं। आप जब खुद थे तो आपने कौन सी आज़ादी दिलवाई? खान साहब कहते हैं मेरे ज़माने में पेट्रोल ये था तो इनके ज़माने में ये है। भाई पहली बात तो ये है, ये इनका ज़माना है ही नहीं, ये वो ट्रांजिशन पीरियड है, ये वो मजबूरी में आए कि आप तबाह बर्बाद कर चुके थे। अगर ज़माने को कंपेयर करना है तो फिर 2013 से 2018 और 2018 से 2022 को कंपेयर कर लो, फिर आपको पता चलेगा कि इनके ज़माने में चीनी कितनी थी, आपके ज़माने में कितनी थी। इनके ज़माने में पेट्रोल कितना था, आपके ज़माने में कितना आया। इनके ज़माने में आलू प्याज कितने के थे और आपके ज़माने। हालत ये है कि जब आलू प्याज 150-150, 200 पे बिक रहे थे उस वक्त खान साहब कहते थे मैं तो आलू प्याज की कीमत तो मालूम करने आया ही नहीं हूँ, मैं को इसलिए आया हूँ कि मैं आलू प्याज की कीमत। तो आप क्या को अमेरिका फतह करने आए थे या आपको इंडिया फतह करने आए थे? आप यही जब गरीब की आलू प्याज की कीमत मालूम करने नहीं आए थे तो आप कौन सा तीर मारने आए थे? उस वक्त चीनी 50 की मिल रही थी या 52 की मिल रही थी, उसी चीनी को आपने 120 पर पहुंचाया। ये किसने पहुंचाया था? उस वक्त दूध कितने का मिल रहा था, आटा कितने का मिल रहा था, आपके दौर में कितना? तो कंपैरिजन इस तरह से करें ना सरकार। हाँ, इनको 3 साल मिले फिर उसके बाद कंपैरिजन करें कि इन्होंने कितना कंट्रोल किया और आपने कितना कंट्रोल किया था। उस वक्त 1900 आप कहते थे हमारा जब एक बच्चा पैदा होता है तो उस पर इतना कर्जा चढ़ा होता है ऑलरेडी। आप तो माओ के झिकम में भी जो बच्चे थे उनके ऊपर भी कर्जा बता रहे थे। अब 1947 से लेकर 2018 तक पाकिस्तान का कर्जा था 30,000 अरब। 2018 से लेकर 2022 तक, अप्रैल 2022 तक, इन पौने 4 सालों में खान साहब ने पाकिस्तान का कर्जा पहुंचा दिया 52,000 अरब। ये 22,000 अरब जो है ना या कर्जा, यानी 30,000 अरब कर्जा चढ़ा है 1947 से लेकर 2018 तक। और खान साहब ने ऐसा बरकत वाला पैर रखा है कि सिर्फ पौने 4 साल में 22,000 अरब चढ़ा दिया। तो खान साहब वो नहीं बताते। खान साहब ने एक कमीशन बनाया था कि जनाब इनका ये कर्जे किधर खा गए हैं। उसके अपने कमीशन ने कहा था कि ये इन्होंने 1 रुपया भी नहीं खाया और बनाया वो खुद खान साहब ने था। खान साहब उसकी इंक्वायरी कभी भी नहीं बताएंगे। खान साहब ने बड़ा ऊधम मचा के रखा था कि उन 4 हलकों पर कमीशन बनाया जाए और उन 4 हलकों को खोला जाए, या 2013 में धांधली हुई उस कमीशन बनाया जाए। उस वक्त नासिरुल मुल्क साहब की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन बना था। उस कमीशन की रिपोर्ट आज भी मौजूद है और उस कमीशन ने कहा था कि कोई मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई। खान साहब फिर भी शर्मिंदा नहीं हुए। खान साहब, मैं आपको बताता हूं कि आपने वो बशीर मेमन साहब के साथ क्या किया था। ये हालात तो यही है ना। हमने तो ये सुना था कि बशीर मेमन साहब भी DGFIA लगा। अगर आज DGFIA बशीर मेमन साहब जैसा बंदा लग जाता, आज तक खान साहब की चीखें मरीख पर पहुंच चुकी होती। लेकिन उसकी भी अलग स्टोरी है, उसको किसने नहीं लगने दिया। कोई हो सकता है कि हुकूमत की इत्तेहादी जमात हो, उसने न लगने दिया हो। तो बहुत सारी बातें हैं ना, हुकूमत की अपनी भी बहुत सारी खामियां हैं, अपनी भी बहुत सारी कमजोरियां हैं। मैं तो हैरान हूं कि ये जो खान साहब डेली मेल पर खेल रहे हैं, ये एक कमजोर सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आके मरियम औरंगजेब साहबा ने तो की है। उसके पास भी लगता है किसी किस्म का ना कोई मालूमात थी, ना कोई उनके पास कोई डिफेंस था, ना कोई उनके पास इंफॉर्मेशन, ना कोई फैक्ट्स एंड फिगर थे, ना वो तैयारी के साथ आई। तो मैं तो अब इन्ना लिल्लाह पढ़ सकता हूँ उनकी तैयारी पर और उनकी इंफॉर्मेशन पर। और इससे तो बेहतर था कि मुझ जैसे बंदे ने एक सोर्स से बात की लंदन में और मुझे इतना पता चल गया कि जनाब ये केस क्या है और किस तरीके से हम इसमें पहले भी कई वीडियोस कर चुके हैं और अब का क्या हुआ है, क्या ये जुर्माना हुआ है या शहबाज शरीफ केस हार गए हैं कि कल के यूथिये जो है ना छलांगे मार रहे हैं। अगर इतना हुकूमत ही कर लेती तो इसमें क्या है। तो मैं समझता हूं कि वो तो उधर से आ बैल मुझे मार वाली बात है ना। तो उन्होंने तो कहा हुआ है कि खान साहब जो भी ऊधम मचाए, जिस तरह से भी हमें लथाड़े पथाड़े, हमने बिल्कुल एक गाल पे थप्पड़ पड़े तो दूसरा गाल पेश करना है। अगर यहाँ पे ऐसी सूरत हाल हो तो फिर खुदावंद करीम ही को मदद करे तो करे, अदरवाइज हमने तो जो है ना वो क्या मुनीर नियाजी साहब ने फरमाया था ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरण का शौक भी सी। क्योंकि हुकूमत को भी इस तरह का शौक है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।